हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उस लेक्चर में हमने समझा व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो करेक्टर है जिससे वो अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसका कारण क्या है? मेन रिप्रोडक्शन। तो हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम डिटेल में कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स याद कीजिए। क्या बताया था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके अंदर कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और क्या पढ़ा है हमने इसके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट नाम की चीज नहीं बनती है, गैमेटोजेनेसिस डजंट अकर। The process of gamete formation does not takes place in asexual reproduction। जिस बच्चे को गैमेट का नहीं पता है, पिछला लेक्चर लगाए बेटा, गैमेट्स क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनकी। नेक्स्ट हमने पढ़ा है, माइक एडजस्ट करना है, इट्स बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन नेवर टेक्स प्लेस। नेवर टेक्स प्लेस, कि भाई गैमेट का कभी भी फ्यूजन नहीं होगा आपस में। हमने वैसे तो ये कहा था, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेंगे नहीं, पहली बात तो गैमेट बनेंगे ही नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट एक आध हमने एक्सेप्शनल केस देखे हैं, पार्थेनोजेनेसिस देखा था कि उसमें गैमेट बन भी जाते हैं, बट स्टिल वो कभी किसी के साथ फ्यूज नहीं होंगे। कई बार उस गैमेट से सीधा का सीधा एक बच्चा जन्म ले लेता है। तो अगर वो गैमेट के थ्रू डायरेक्ट बच्चा जन्म ले रहा है, गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है किसी दूसरे गैमेट के साथ, तो वो भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर ही आएगा। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे फादर मदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कोई मिक्सिंग तो हो नहीं रही है। ठीक है, सिंगल एक पेरेंट जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल अपनी आने वाली प्रोजेनी के अंदर भेज रहा है, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है, वेरिएशन डजंट अकर, है ना। और अगर वेरिएशन नहीं आएंगी तो इनके सर्वाइवल के चांसेस एज कंपेयर टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कम होते हैं। जिसके अंदर वेरिएशन के चांसेस जितने ज़्यादा हैं, भाई वेरिएशन जितनी ज़्यादा आएंगी। देखिए, वेरिएशन का यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ और ही बना दिए कि इंसान को जन्म देना तो कोई और ही प्रजाति आ गई है। तो वेरिएशन का मतलब ये नहीं होता बेटा, वेरिएशन स्मॉल स्केल पे होनी चाहिए, लिटल लिटल वेरिएशन। ठीक है, अगर एकदम से सडन कोई अलग ही अजीब ही तरह की वेरिएशन आ रही है तो वो हमारे लिए खतरनाक होती है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक, वेरिएशन स्लो टाइम के साथ आनी चाहिए, जब ज़रूरत हो उनका फ़ायदा है। एकदम से सडन वेरिएशन आने का फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, हमारे जीन में सडनली कोई चेंज आ जाता है, हमारी प्रोटीन एकदम ठीक ठाक बिल्कुल सही बन रही है, हमारा जो बच्चा है उसका जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे जैसा आया है। ठीक है, एक इंसान की प्रजाति इंसान को जन्म दे रही है, उस जैसे बॉडी फीचर है उस बच्चे के अंदर। बट अगर उसके अंदर वेरिएशन एकदम से सडन आ जाए, मतलब अलग ही वेरिएशन आ जाए बेटा, तो वो वेरिएशन हार्मफुल हो सकती है और वो काम की भी नहीं होती, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये वेरिएशन स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेवल पे होनी चाहिए। तो वेरिएशन नहीं होते तो इनमें इवोल्यूशन के चांसेस भी कम होते हैं। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ऐसा नहीं है कि वेरिएशन बिल्कुल नहीं आती है, वेरिएशन आ सकती है, सडन वेरिएशन आ सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ, एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे ना वेरिएशन की एक बार सिग्निफिकेंस समझिएगा। एक बैक्टीरिया है भाई, ठीक है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या डालते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये दवाइयाँ होती हैं कुछ, ठीक है,
एंटीबायोटिक्स क्या है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है ना। बड़ी विडम्बना है इनकी कि एंटीबायोटिक हमें मिलते भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं और इनका यूज़ हम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ठीक है। जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उन्हीं से हमें ये दवाइयाँ मिलती हैं एंटीबायोटिक, और इनका यूज़ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए ही करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स हमने डाली बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब बैक्टीरिया की मान लो भाई 80 कॉलोनी थी, 80 इंडिविजुअल्स थे बैक्टीरिया के एक कॉलोनी के अंदर, ठीक है। उनको किल करने के लिए हमने यहाँ पे इस कल्चर में एंटीबायोटिक्स डाल दिए, दवाइयाँ डाल दी। एजिथ्रोमाइसिन का नाम सुनो, क्या है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये सारी अपनी एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ये एंटीबायोटिक ने इसके ऊपर एक्ट किया और बहुत सारी कॉलोनी के बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया यहाँ पे। बट कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर सरवाइव कर गए, क्यों, उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इस हिसाब से चेंज किया, दे बिकम रेजिस्टेंट, कि एंटीबायोटिक का उनके ऊपर असर खत्म हो गया। ये सिग्निफिकेंस है बेटा वेरिएशन का। अब वहाँ पे कौन सरवाइव कर पाया, जो अपने आप को चेंज कर पाया अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसने देखा भाई एंटीबायोटिक अटैक कर रही है हमारे ऊपर, एक दिन हमें मार देगी, तो एक बैक्टीरिया जो है उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आया और आगे आने वाली जो उसकी प्रोजेनी है उसके अंदर भी उसने सेम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया, उस वेरिएशन को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो आगे जाके वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे जिनके जेनेटिक मटेरियल में वो चेंज आया है, जिनके अंदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट डेवलप कर गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वेरिएशन, ठीक है। तो हालांकि इनमें वेरिएशन होती नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं होती है वेरिएशन। सडन एकदम से इनके अंदर वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। जो अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर वेरिएशन सडन हो सकती है, म्यूटेशन टाइप, जबकि हमारे अंदर ये जो वेरिएशन है अगर सडन हो, म्यूटेशन हो, तो वो जेनेटिक डिजीज़ कॉज कर सकती है बेटा, ठीक। तो ये पॉइंट्स हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ चुके हैं कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट नहीं बनते हैं, ठीक है। और बाय चांस चलो गैमेट बन भी गए तो फ्यूजन कभी भी नहीं होगा, गैमेट्स का वेरिएशन नहीं होती है, क्योंकि वही जेनेटिक मटेरियल उसकी आगे आने वाली प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है ना। और ज़्यादातर किसके अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अभी इसके टाइप्स में हम वही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। जो छोटी कैटेगरी के, जो छोटे लेवल के प्लांट और एनिमल हैं उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, एंड रीजनरेशन। ठीक है, इनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या क्या बताया टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इनको इनके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे बेटा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनरी फिजन की, तो बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है टू, है ना। और फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर। बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि सिंपली जो पेरेंट सेल है वो ब्रेक होके दो नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगी,
दैट इज सिंपली बाइनरी फिजन। कोई गणित नहीं लगाना इसमें। क्या कहा बाइनरी फिजन में कि द पेरेंटल बॉडी विल स्प्लिट्स टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होके दो नई डॉटर सेल्स को जन्म देंगी। दैट इज सिंपली बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए बाइनरी फिजन बहुत कॉमन है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्रोटोजोन्स के अंदर बाइनरी फिजन बहुत कॉमन है बेटा। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा, ठीक है, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो अमीबा जो है जब ये फुली ग्रो हो जाता है बेटा, अच्छा खाना पीना करके इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो ये सोचता है क्यों ना मैं अपना जेनेटिक मटेरियल अपने आने वाली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर दूं, है ना। क्योंकि एक टाइम पे देखिए सबको मरना है, बट इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी मैं, ये कभी मरते नहीं है, ये अमर है। कैसे है देखो, अब यहाँ पे इन्होंने खाना खाया, इनकी बॉडी फुली ग्रो कर गई, ये इनका न्यूक्लियस है सेंटर में, ये साइटोप्लाज्म पड़ा है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, तो जेनेटिक मटेरियल पहले डिवाइड होगा, क्योंकि हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल्स के अंदर इक्वल कंटेंट जाना चाहिए उनका, है ना। तो पहले किसको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा ना, डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, है। उसकी रेप्लिकेशन हो रही है तो हमारा न्यूक्लियस भी तो साथ में डिवाइड होगा ना। तो क्या करवाना पड़ेगा हमें, न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। समझे, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। जब भी वर्ड ये कैरियो यूज हो तो समझ जाना, कैरियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिवाइड हुआ, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। फिर क्या होगा, अब इसको पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है बेटा। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है इसको भी डिवाइड करना है। तो क्या होगा, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होना, ऐसे इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मेम्ब्रेन है इसकी, ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। एक न्यूक्लियस तो इधर गया ही है, दूसरा इस सेल में जाएगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, इनका साइटोप्लाज्म भी स्प्लिट हो जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू टू इंडिपेंडेंट अमीबी। ये इनकी डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या हुआ, इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, दो नई सेल बना ली इन्होंने, तो इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और इस तरह से ये दो इनकी क्या बन जाएंगी, डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स। ठीक है, अब मैंने क्या बात बोली थी कि ये लोग अमर कैसे हैं। देखिए, हर कोई इंडिविजुअल, उसने देखिए अपने बच्चों को जन्म दिया, हर एक का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, लाइफ साइकिल होता है कि उसका जन्म हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद फिर उसके जुवेनाइल स्टेज आती है, जब वो बच्चा होता है, फिर उसकी रिप्रोडक्टिव एज आती है, जिस एज में वो अपने बच्चों को जन्म देता है, फिर उसके अंदर बुढ़ापा आता है, और फिर उसके बाद डेथ आती है उसकी, है ना। मृत्यु तो निश्चित है हर एक इंडिविजुअल की, धरती पे जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अमीबा है ये डिवाइड हो गया, ये स्प्लिट हो गया दो सेल्स के अंदर। क्या इसके बाद इसकी कोई डेड बॉडी बची है ना। जब भी बुढ़ापा आने के बाद क्या होता है, डेथ ही आती है, तो उसकी डेड बॉडी तो बचती है ना, जिसको हम जला देते हैं, दबा देते हैं, तो डेड बॉडी तो बचती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये सेल सिंपली स्प्लिट कर गई है दो डॉटर सेल्स के अंदर, और पीछे कुछ भी नहीं बचा, कोई डेड बॉडी नहीं बची। इसीलिए ये माना जाता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर ये बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, दे आर इमॉर्टल।
अमर है भाई ये, इमॉर्टल है ना, क्योंकि कोई डेड बॉडी इनके पीछे नहीं बची है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सब में यही करना है, बाइनरी फ्यूजन जिसमें हो रहा है सब में हमने यही करना है, उनका न्यूक्लियस डिवाइड करवाना है, जिसको हमने कहा है कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल है ना भाई, अपना इक्वल अमाउंट में भेजना है। पहले तो उसको डबल होना पड़ेगा, डीएनए के कंटेंट को डबल होना पड़ेगा, तभी तो डिवाइड करेगा। डीएनए का कंटेंट डबल हुआ तभी तो दोनों के अंदर इक्वल मात्रा में जाएगा। ठीक है, और डीएनए किसके अंदर है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को भी साथ के साथ डिवाइड होना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, और वो 2 सेपरेट सेल्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपली एक ऑर्गेनिज्म आफ्टर ग्रोथ इट स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल, दैट इज सिंपली कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये तो हमने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा है। इसके अलावा और किस किस के अंदर बाइनरी फिजन होता है, इसके अलावा एक और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, यूग्लिना एक ऐसा जीव है, देखिए आपने क्या सुना है, कोई ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद से बना सकता है, जैसे हमारे प्लांट्स हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटरोट्रॉफिक, जैसे कि हम अपना खाना किसी और से लेते हैं, अपना प्लांट से डिराइव करते हैं अपना खाना। इनकी सबसे खास बात ये है कि मिक्सोट्रॉफिक है, जब तक इनको सोलर एनर्जी अवेलेबल है दे आर ऑटोट्रॉपिक। उस सोलर एनर्जी का यूज़ करके, सूर्य के प्रकाश का यूज़ करके प्लांट की तरह ये भी अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो इनको भी मजबूरन हेटरोट्रॉफिक होना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है धरती पे जिनमें मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, चलो ये तो हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली। अब आते हैं हम हमारे पॉइंट पे। इसके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं कैसा होता है। इसके अंदर भी बाइनरी फिजन होता है बेटा, यूग्लिना के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, जैसे इसके फ्लैजिला हैं, छोटा बड़ा फ्लैजिला होता है। ठीक है, इसमें भी जैसे न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक, तो पहली जो चीज़ हमने करवानी है वो क्या करवानी है, कैरियोकाइनेसिस, है ना। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या करना है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है। देखिए कैसे होगा, ठीक है। ये जैसे इसका कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब क्या होगा बेटा, धीरे धीरे इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे एक फ्लैजिला यहाँ बन गया, एक फ्लैजिला यहाँ बन गया, न्यूक्लियस इसका स्प्लिट हो ही चुका है। अब क्या करना है, इसके साइटोप्लाज्म को हमने स्प्लिट करवाना है ना। ठीक, तो अगेन क्या होगा, इनका साइटोप्लाज्म अब यहाँ पे धीरे धीरे करके स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, ये इनका फ्लैजिला है, कहाँ से निकल दिया फ्लैजिला, है ना, ये इनका फ्लैजिला है और ये इनका न्यूक्लियस दोनों सेल्स में चला गया। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, ये बीचों बीच ऐसे डिवाइड हो जाएगा इस प्लेन से। तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो इस बीच वाले प्लेन से हुआ है बेटा, है। अगर हम अमीबा की बात करें ना, अमीबा की, तो अमीबा का कोई प्लेन डिसाइड नहीं है कि भाई वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली होगा या फिर वो इस तरह से होगा, हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्सली होगा, क्योंकि अमीबा तुम्हें पता है एक ऐसा जीव है जिसका प्रॉपर कोई शेप साइज नहीं होता है ना, अमीबा जो होता है।
तो इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो सिंपल है, किसी भी प्लेन से हो सकता है, सिंपल बाइनरी फिजन है। बट यूग्लिना में देख रहे हो, यूग्लिना का प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो हम इससे क्या समझे कि यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक। बाकी प्रोसेस वही है, सबसे पहले क्या हुआ है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। बस प्लेन हमने यहाँ पे अलग से ऐड कर दिया कि इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होगा, ठीक है। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है वो होता है लेशमेनिया के अंदर। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है, थर्ड वन, दैट इज लेशमेनिया। लेशमेनिया, ठीक है। इससे एक डिजीज भी होती है जिसको लेशमेनियासिस बोलते हैं, काला अजर, ब्लैक फीवर। पढ़िएगा इसके बारे में क्या होता है इस डिजीज में, ठीक है। तो लेशमेनिया, इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। ऐसे स्पिंडल सी बॉडी होती है इसकी, ठीक है। एक यहाँ पे ये फ्लैजेला होता है, पता नहीं क्या ही बन गया ये, ठीक है। ये इसका फ्लैजिला है। अगेन न्यूक्लियस, तो सबसे पहले हमने क्या करवाना है, वही सेम कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, है ना। तो इसका सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद ये देखिए एक फ्लैजेला फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। इन दो सेल्स में जाना, डॉटर सेल्स में जाना स्टार्ट हो गया। नीचे से देख रहे हो, नीचे से प्लेन इसका भी कैसे आ रहा है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक फ्लैजेला इधर बन गया, एक फ्लैजेला इधर बन गया, है ना, बड़े भूतिया टाइप लग रहा है ना। और उसके बाद फाइनली इट स्प्लिट्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ से ऐसे कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद यहाँ पे दो लेशमेनिया हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये इनके न्यूक्लियस है ना। क्या समझे हम कि लेशमेनिया का जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो भी कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल। सेम वही स्टोरी है, जो न्यूक्लियस है सबसे पहले उसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ना, न्यूक्लियस सबसे पहले, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म ने स्प्लिट करना स्टार्ट किया। ना सिर्फ बेटा न्यूक्लियस बस, बल्कि इसके अलावा जो भी अदर ऑर्गेनेली हैं, दोनों सेल्स के अंदर इक्वल ट्रांसफर होगी। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीज़ें हैं दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल ट्रांसफर होंगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक में ही रिटेन रहेगी, दूसरे को बिल्कुल खाली भेज देगी सिर्फ न्यूक्लियस देके, नो। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी दोनों डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पढ़े लिया साइटोकाइनेसिस, और प्लेन ऑफ डिवीजन यहाँ पे भी कैसा दिखाई दे रहा है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल, सेम एज यूग्लिना, ठीक है। नेक्स्ट, और बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है भाई, पैरामीशियम, है ना। ऐसा स्लीपर जैसा होता है पैरामीशियम, जो होता है स्लीपर शेप का, है ना। और इसकी बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, these little cilias, ठीक है।
और इसके बारे में एक खास बात और जाने, इसके पास ना बेटा दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक तो होता है मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक इसके पास छोटा न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, है ना। और यहाँ पे कहीं पे ऑरल ग्रूव होता है, मैं न्यूट्रिशन में भी बताया था तुम्हें, ऑरल ग्रूव, वो अपना जो खाना पीना होता है वो इसी ग्रूव के थ्रू लेते हैं ना। एक बक्कल कैविटी है हमारी तरह इसके पास भी, इसको ओरल ग्रूव बोलते हैं, इसके थ्रू ये खाना अंदर की तरफ इंजेस्ट करता है। दो तरह के न्यूक्लियस हैं, कौन कौन से बताए हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। स्लीपर शेप का होता है, पूरी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पे, है ना। तो इसमें अगर हम डिवीजन की बात करें तो देखिए अगेन, अब तुम कहोगे कि इसके न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, है ना, मैक्रो को भी डिवाइड होना पड़ेगा बेटा, माइक्रो को भी होना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस के डिवीजन का तरीका अलग होता है। मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय ए माइटोसिस और माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय माइटोसिस, ठीक है। अब ये क्या है, 9th में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो टिश्यू वाला चैप्टर, सेल वाला चैप्टर, उसमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन 11th में है वो, बट कुछ पार्ट आपने पढ़ा होगा ना माइटोसिस का, मियोसिस का। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है वो बड़े ही सही ढंग से दोनों डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जो ए माइटोसिस होता है ना बेटा, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, उसका बड़ा ही रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो सेल्स के अंदर, ठीक है। रैंडमली जो एलील्स हैं, जो जीन्स हैं हमारे, वो दो सेल्स के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो उसको ए माइटोसिस बोला जाता है। जबकि माइटोसिस जो होता है उसमें क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इक्वल होता है, ठीक है। और इसके अंदर कैसा होता है, रैंडम होता है ए माइटोसिस के अंदर। सिंपली जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हुआ और दो सेल्स के अंदर चला गया, ठीक है, रैंडमली। जबकि इसके अंदर क्या होता है, पहले क्रोमोसोम्स अच्छे से प्रॉपरली बेटा अरेंज होते हैं, ठीक है, और उनके अरेंजमेंट के बाद इक्वल नंबर में दो सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ए माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो मैं ये तुम्हें पढ़ाऊंगी, ए माइटोसिस और माइटोसिस तुम्हारी 9th के जो चैप्टर है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या है। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, मैक्रोन्यूक्लियस में कैसा डिवीजन होता है, ए माइटोसिस, जो कि बड़ा ही रैंडम होता है, जिसके अंदर जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो डिवीजन है दैट इज माइटोसिस, जिसमें क्रोमोसोम्स प्रॉपरली एक प्लेट पे अरेंज होते हैं और नेक्स्ट फेज में इक्वल नंबर में दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होगा, होना तो क्या है भाई, दोनों न्यूक्लियस अपना डिवाइड करेंगी, दोनों न्यूक्लियस, है ना। जैसे कि ये मैक्रो न्यूक्लियस जो कि ए माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है ना, दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस जो कि माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। अब बेटा इसके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है ना, वो ऐसे होता है, इस तरीके से। इसका जो प्लेन ऑफ डिवीजन है ऐसे होता है, ट्रांसवर्स होता है, इस तरीके से डिवाइड करेगा, है ना। इसके वही दोनों तरफ आपने पढ़ा हो, वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो इस सेल में भी डेवलप कर जाएंगे, जो डॉटर सेल बनेंगी नई, यहाँ पे भी नए वैक्यूल डेवलप कर जाएंगे, यहाँ पे भी एक नया ओरल ग्रूव बन जाएगा, इधर भी एक ओरल ग्रूव बन जाएगा, और फाइनली ये सेल इस प्लेन से, इस हॉरिजॉन्टल, इस ट्रांसवर्स प्लेन से दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है बेटा, ट्रांसवर्स। So there will be a transverse plane of division, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। कुछ नहीं किया है हमने, वही सेम देखिए, कैरियोकाइनेसिस करवाया है, साइटोकाइनेसिस करवाया है, बस यहाँ पे प्लेन चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्योंकि दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस का डिवीजन बाय ए माइटोसिस एंड माइक्रो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बाय माइटोसिस। तो दोनों डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर गए, और जो ऑर्गेनेली थी, जैसे वैक्यूल थे, इनके वैक्यूल भी डिवाइड कर गए,
है ना, वैक्यूल भी तो इक्वली जनरेट होंगे ना दोनों सेल्स के अंदर। और यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा बेटा, ट्रांसवर्स प्लेन रहेगा। ये अपना अलग पैरामीशियम बना लेगा, ये अपना अलग पैरामीशियम बना लेगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, ट्रांसवर्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। दिस डिवीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। खत्म, ठीक है, बाइनरी फिजन खत्म। हमने क्या पढ़ा बाइनरी फिजन के अंदर कि जो बाइनरी फिजन है इसके क्या क्या टाइप पढ़े हैं। बाइनरी फिजन सिंपली क्या है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल स्प्लिट होके टूट के दो डॉटर सेल्स को, दो नई डॉटर सेल्स को जन्म दे रही है, दैट इज सिंपली बाइनरी फिजन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन जो कि किस में होता है, अमीबा में, क्योंकि उसमें कोई प्लेन ही डिसाइड नहीं है ना, उसमें थोड़ी हमने ये कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है। तो सिंपल बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। फिर हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, यूग्लिना एंड लिशमेनिया, यूग्लिना एंड लिशमेनिया। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो किसके अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम। ठीक है, सो वी आर डन विद बाइनरी फिजन, है ना। और हमने इनको इमॉर्टल बोला ना, क्यों बोला इमॉर्टल, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स बना रही है, कोई डेड बॉडी नहीं है पीछे, इसलिए हम कह रहे हैं इमॉर्टल है हमारे भाई, हैं पीछे कोई डेड बॉडी लेफ्ट नहीं है इनके। अगले मोड ऑफ डिवीजन पे बढ़ते हैं। बाइनरी फिजन के बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। So next is multiple fission. ना, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, फिजन का मतलब ब्रेक होना। ठीक है, जहाँ बाइनरी फिजन में हमने पढ़ा कि जो पेरेंट बॉडी है इट स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स, दैट इज सिंपली बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में पेरेंट बॉडी जो है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स को जन्म देगी, है ना, एक नहीं, दो से ज़्यादा मल्टीपल डॉटर सेल्स को जन्म देगी, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो आइए देखिए फिजन किसके अंदर होता है। अच्छा सुनो, कई बार ना जब बाहर की कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, ठीक है, व्हेनेवर कंडीशंस आर अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब है बेटा विपरीत परिस्थितियां, मतलब कि खाना नहीं मिल रहा है, बाहर का टेम्परेचर जो है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ गई है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब है अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, समझे ना, विपरीत परिस्थितियां जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का जीना बेचारे का हराम हो जाता है, दैट इज अनफेवरेबल। ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसको बोला जाता है सिस्ट। ठीक है, ये वर्ड जब भी यूज हो समझ जाना, ये बाहर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। ठीक, तो सिस्ट बना ली, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक, अब इस सिस्ट के अंदर ही अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होता रहेगा इस तरह से, तो एक से कई सारी न्यूक्लियस ये बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए इसने अंदर ही अंदर डिवाइड करके। ठीक, अपने चारों तरफ ये न्यूक्लियस जरा जरा साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेंगे, है ना, इनके चारों तरफ अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्टेड, ये इनके चारों तरफ ये छोटा छोटा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। ठीक, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने के बाद
इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी डेवलप कर जाएगी। बस फिर क्या था भाई, साइटोप्लाज्म आ गया है, न्यूक्लियस आ गया है, मेम्ब्रेन आ गई है, तो ये तो पूरी सेल बना ली ना इन्होंने, है ना। हमने क्या कहा कि जब बाहर की कंडीशंस अनफेवरेबल है तो उस ऑर्गेनिज्म ने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा ली है, जिसको हमने क्या कहा है, सिस्ट कहा है। ठीक, उस सिस्ट के अंदर उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, छोटे 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 न्यूक्लियस उसने बना लिए बहुत सारे, और उन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म भी आ गया है, मेम्ब्रेन भी आ गई है, तो ये तो पूरी की पूरी सेल ही डेवलप हो गई है इनके अंदर। बस फिर क्या था, जैसे ही ऑन रिटर्न टू फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ऑन रिटर्न टू फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी बेटा, यही सिस्ट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद अपने अंदर प्रेजेंट ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनको बाहर रिलीज कर देगी एनवायरनमेंट में, है ना। इनकी सेल्स को बाहर रिलीज कर देगी। ठीक है, जहाँ पे ईच डॉटर सेल विल गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, हर डॉटर सेल जो है वो एक अब नया इंडिविजुअल बन चुका है ना। ये जो जितनी भी सेल इसके अंदर जो न्यूक्लियस डिवाइड किया था, नाउ इट फॉर्म्स अ न्यू डॉटर सेल, सिंपल। तो देखो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान भी रिप्रोडक्शन स्टॉप नहीं हुआ है ना। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान भी रिप्रोडक्शन चल रहा है उस सिस्ट के अंदर, उस बॉल के अंदर। न्यूक्लियस डिवाइड किया है उसने, साइटोप्लाज्म कलेक्ट कर लिया है, मेम्ब्रेन बना ली है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन है इसको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर ये जो डेवलप कर रही छोटी छोटी सेल्स हैं इनको बाहर न्यूट्रिशन मिल सकता है, ये सिस्ट फट जाती है और बाहर अपनी इन डॉटर सेल्स को रिलीज कर देती है। फेवरेबल कंडीशंस तो है ही, तो ये उस फेवरेबल कंडीशंस का फ़ायदा उठा के अच्छा खाना पीना बाहर मिलेगा, टेम्परेचर कंडीशंस बिल्कुल सही है, तो ये ग्रो कर जाएंगी डॉटर सेल्स जो है। दैट इज सिंपली बाइनरी मल्टीपल फिजन। तो अब क्वेश्चन ये है, मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जानते हो क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। मलेरिया, ठीक है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, जो मच्छर है ना, जिस मच्छर के काटने से ही होता है बेटा, उसके सलाइवा के अंदर, उसके लार के अंदर ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में। ठीक, अब देखो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब हमारी बॉडी भी अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है जब भी कोई बाहरी चीज़ हमारी बॉडी में आती है। तो ये इनको कोई WBC ना खा जाए, इन प्लाज्मोडियम को, तो ये भी क्या करती हैं, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा लेती है सिस्ट नाम की, ताकि हमारी बॉडी के जो WBC हैं वो इनके ऊपर अटैक ना करते। ठीक है, और सीधा जाती है हमारी लिवर सेल्स के पास। क्यों? हमारा जितना भी खाना पीना है वो कहाँ पे है? लिवर के अंदर है। अरे भाई लिवर के अंदर इनको सारा खाना पीना मिलेगा, बढ़िया ग्रो कर जाएंगे, बढ़िया डिवाइड करेंगी हैं, और डिवाइड करने के बाद जैसे ही डॉटर सेल्स रिलीज करेंगी ये अटैक कर देंगी हमारी रेड ब्लड सेल्स पे। ठीक है, फिर तो इनको मौका मिल जाएगा ना। इनको जो स्टार्टिंग स्टेज में अपना बचाव करना था हमारे WBC से, वो बचाव ये कर चुके हैं सिस्ट डेवलप करके, वो बचाव कर लिया, इसने बचाव कर लिया, खाना मिल रहा है अच्छा लिवर में, तो ये बहुत बढ़िया डिवाइड कर जाएंगी यहाँ पे। और डिवाइड करने के बाद नाउ दे आर रेडी टू डिस्ट्रॉय आवर RBC, रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है ना। वो ठंड लग के बुखार चढ़ता है, वो सिम्टम्स आते हैं, क्यों? डैमेज कर देते हैं हमारे RBC को। हीमोग्लोबिन से एक बड़े टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल फिजन। ठीक, मल्टीपल फिजन सिर्फ प्लाज्मोडियम में ही नहीं बेटा, अमीबा में भी होता है। अमीबा में वैसे तो देखो बाइनरी फिजन होता है, फेवरेबल कंडीशन से अच्छा खाना पानी मिला, ग्रो किया, स्प्लिट होके 2 डॉटर सेल्स बना ली। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बेचारा अमीबा है ना, उसको भी अपने स्यूडोपोडिया अंदर खींचने पड़ते हैं। ऐसा होता है ना अमीबा, ये इसके बाहर स्यूडोपोडिया होते हैं जिसकी हेल्प से ये आसपास से फूड को कलेक्ट करता हुआ आता है। जब बाहर इसको खाना नहीं मिल रहा है, बाहर की कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई है, तो ये भी अपनी स्यूडोपोडिया को अंदर ले लेता है।
ठीक है, और अपने बाहर वही सिस्ट की कवरिंग चढ़ा लेता है। 3 लेयर होती है इसकी सिस्ट की, और उस कवरिंग के अंदर अंदर ही ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट करता है और छोटे छोटे अमीबी बनाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, सिस्ट ब्रेक होके बाहर ही इन छोटे छोटे अमीबी को रिलीज कर देते हैं, जो ग्रो करके दोबारा एक एडल्ट अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशंस की बात है बेटा। उस सिस्ट के अंदर वो न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, सिस्ट अपना ब्रेक हो जाता है और ये अपने अंदर जो छोटी छोटी सेल्स बनी बाहर रिलीज करके एक नई सेल्स को जन्म, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। दैट इज सिंपली मल्टीपल फिजन। आई होप यू आर क्लियर अबाउट मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज बडिंग। बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है ना बेटा, पेरेंट बॉडी, उससे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है। आउटग्रोथ कैसे समझाऊं, मतलब छोटा सा एक पार्ट, एक बड टाइप चीज ग्रो करने लगती है। ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्स, और यही जो आउटग्रोथ है वो थोड़े टाइम बाद, अच्छे से ग्रो करने के बाद, जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच होती है, वेन एवर इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, it will give rise to new organism। समझना अभी इसको क्या है ये। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, हैं। हाइड्रा में होती है बडिंग। जैसे हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा के टेंटेकल्स है ना, टेंटेकल्स, इनका ये यूज़ करता है अपने बचाव के लिए। जो टेंटेकल्स होती हैं, टेंटेकल से जो अपना प्रे होता है बाहर, जो भी इनका शिकार होता है, उनको अपने टेंटेकल्स में लपेट के खा जाता है। जो हाइड्रा होता है बहुत खतरनाक है, हैं। ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं इनकी सेल्स, जो कि उसकी प्रे को पैरालाइज कर देती है, लकवा कर देती है, और आराम से फिर उसको खा जाता है। ठीक, तो क्या होता है, देखो हाइड्रा की जैसे ये पेरेंट बॉडी है, इसकी पेरेंट बॉडी से ऐसे छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है। इस तरह से छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है। ठीक है, यहाँ से स्वेलिंग सी, यहाँ से इसकी पेरेंट बॉडी से निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बड बोलते हैं, बड। ठीक, फिर क्या होता है, ये जो बड होती है ना, ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती है। ठीक, और यहाँ से छोटे छोटे वही सेम टेंटेकल्स निकालने स्टार्ट कर देती है। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और हाइड्रा बनाने की तैयारी हो रही है। और जैसे ही ये बड अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होती है, अलग होती है, इससे एक नया हाइड्रा डेवलप कर जाता है। दिस इज सिंपली बडिंग। ठीक है, ये बड यहाँ पे कैसे बनी है बेटा, यहाँ पे कुछ सेल्स डिवाइड हुई है। यहाँ पे शुरू में पहले कुछ मास ऑफ सेल्स था। ठीक है, सेल्स डिवाइड की थी, उन सेल्स के डिवाइड करने की वजह से ये यहाँ से मोटी होगी, ये आउटग्रोथ निकल गई इसकी, है ना, मोटी होगी, और वहाँ से धीरे धीरे करके उसके टेंटेकल्स निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक, तो ये यहाँ से डिटैच होने के बाद इट विल गिव राइज टू अ न्यू हाइड्रा। ठीक है, तो बड़े कमाल की बात है ना। देखो अभी तक हम जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मल्टीपल फिजन था, बाइनरी फिजन था, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था। बेटा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाइड्रा इज अ एनिमल। हाइड्रा क्या है, एनिमल है बेटा, मल्टी सेलुलर एनिमल है, हालांकि छोटे कैटेगरी का एनिमल है ये। तो यहाँ पे ये जो बड बनेगी ना, ये जो बड यहाँ पे बनेगी, दिस इज सिंपली अ मास ऑफ सेल।
मल्टी सेलुलर होगी, बॉल ऑफ सेल्स है, यहाँ पे एक सेल इन्वॉल्व नहीं है बेटा, जैसे पिछली में हमने पढ़ा था ना एक ही सेल थी, उसी का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, नो, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर होगी जो बड होगी, ठीक है। ये बड यहाँ पे ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद इट विल गिव राइज टू अ न्यू हाइड्रा। कमाल की बात ये है कि हाइड्रा के अंदर बेटा रीजनरेशन की भी क्षमता होती है, रीजनरेशन। देखो क्या होता है, एबिलिटी टू रीगेन लॉस्ट पार्ट, जो पार्ट मतलब लॉस्ट हो गया है बॉडी का उसको दोबारा से जनरेट करने की क्षमता, ठीक है। जैसे कि हमारी जो लिवर सेल्स होती है, लिवर सेल्स, उनमें रीजनरेट करने की क्षमता होती है, दोबारा लिवर बना सकती हूँ। हमारी जैसे तुमने छिपकली की टेल देखी होगी ना, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो दोबारा जनरेट कर जाती है, तो उसको रीजनरेशन बोला जाता है, ठीक। कमाल की बात ये है कि हाइड्रा है ना, अगर तुम उसको पीसेस में काट दोगे ना तब भी वो एक नए हाइड्रा को जन्म दे देगा, तो उसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, ठीक है। अपने लॉस्ट पार्ट को ये दोबारा गेन करने की क्षमता रखता है हाइड्रा, ठीक है। हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है ना भाई कि मान लो तुमने लिवर की सेल्स को निकाल लिया, उससे एक नया ह्यूमन बीइंग बना सकते हो, हमारे में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कि तुमने छिपकली की पूंछ को काट दिया और पूंछ से नई छिपकली बना दी है, ऐसा हमारे अंदर पॉसिबल नहीं है, बट इनके अंदर पॉसिबल है, हाइड्रा के अंदर। और एक और हम पढ़ने वाले प्लेनेरिया, इनके अंदर क्या है, इनके बॉडी के ईच कटेड पीस से एक नए इंडिविजुअल को हम जन्म दे सकते हैं, जो पार्ट उनका लॉस हुआ है ना उससे हम उसका वही पार्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसको बोला जाता है रीजनरेशन। तो हमने क्या कहा, हाइड्रा में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन होता है, ठीक है। और ये भी बताया कि मैंने पीसेस को कट कर देंगे तो उससे एक नया हाइड्रा जन्म लेगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि अगर तुम इसको छोटे छोटे पीसेस में भी तोड़ दोगे, फ्रेगमेंट्स में भी तोड़ दोगे, तो हर एक जो फ्रेगमेंट है, हर एक जो उसका कटेड पीस है, इट विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हाइड्रा में एक से ज़्यादा तरीके हैं रिप्रोड्यूस करने के, अपने से एक नया इंडिविजुअल बनाने के, ठीक। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखना। इसके अलावा बडिंग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर फंगी के अंदर होती है, जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी, यूनिसेलुलर फंगी, ठीक है। तो इससे भी, इसकी पेरेंटल बॉडी से भी ऐसे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है, जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस आ जाता है, छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, बड बोलेंगे। और ये वेट नहीं करती इससे डिटैच होने का, कई बार क्या होता है ये अपने ही ऊपर बहुत सारी बड डेवलप कर लेती है, एक ही पेरेंटल सेल के ऊपर कई सारी बड बन जाती है, ठीक है। और ये बड जब ज़मीन पे गिरती है ना तो ये एक दूसरे से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद ईच विल गिव राइज टू अ न्यू यीस्ट, अ न्यू फंगी, ठीक है। तो जो यीस्ट है ना बेटा, देखो फंगी वैसे हमारी मल्टी सेलुलर होती है, फंगी जो है हमारी मल्टी सेलुलर होती है, यीस्ट की बात अलग है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है, ठीक है। तो इसके अंदर बडिंग होता है, क्या होता है, इसकी जो पेरेंटल बॉडी है उससे वही सेम, जैसे हाइड्रा में एक छोटी सी आउटग्रोथ बनी थी ना, ऐसे ही यहाँ पे भी एक आउटग्रोथ बन जाती है, ठीक है, एक स्वेलिंग सी आ जाती है, उसके अंदर अगेन इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। फिर क्या होगा, कई बार क्या होता है कि वो जो नई बड बनी है उसके ऊपर एक और नई बड बननी स्टार्ट हो जाती है, दो तीन कई सारी बड बन जाती है, और जब ये बड धरती पे गिरती हैं, जब ये बड जर्मिनेट करती हैं सॉइल में, दे विल गिव राइज टू अ न्यू यीस्ट, ठीक है, एक नई यीस्ट को जन्म देती है। सो दिस इज रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो बडिंग किस में देखने को मिलती है, हाइड्रा के अंदर एंड यीस्ट के अंदर, ठीक है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है, और हाइड्रा क्या है, एनिमल है। एनिमल आर मल्टी सेलुलर, एनिमल कभी यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा तुम्हें, एनिमल आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, जब भी ये वर्ड यूज हो स्पोर, समझ जाना स्पोर क्या है, अ लिटल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर,
ठीक है, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं बेटा ये, छोटे 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 छोटे, और रेजिस्टेंट होते हैं काफी, रेजिस्टेंट मतलब इतनी आसानी से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, एक तरीका तो देखिए रिप्रोड्यूस करने का क्या था कि भाई चलो सिस्ट बना लिया, उसके अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड कर दिए वो। दूसरा जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या होते हैं बेटा, स्पोर के बारे में ये जान लो कि ये छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर है जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, जो अपनी सुरक्षा किसी भी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से कर सकते हैं, जो स्पोर्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन इन फंगी। जो फंगी होती है उनका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू हो सकता है। कैसे, देखो बहुत इजी है। तुमने नाम सुने होंगे राइजोपस म्यूकोर, नहीं सुना है तो सुन लो आज, राइजोपस एंड म्यूकोर। ये फंगी है बेटा, इस फंगी से हम ज्यादा फैमिलियर हैं। राइजोपस होता ब्रेड मोल्ड, तुमने ब्रेड पे फंगी लगी देखी होगी, सबने देखी होगी, ब्रेड मोल्ड होता ना। ब्रेड को तुम अगर जैसे उसको प्रॉपर एयरेशन नहीं मिली है, वहाँ पे कैसे समझाऊं, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है और भाई तुमने ना उनको ब्रेड को कई दिन तक उस पॉलिथीन के अंदर पैक करके रख रखा है, हवा नहीं आ रही है भाई प्रॉपर, ठीक है, और वो ब्रेड में सीलन आ रखी है, तो कुछ ही दिनों में वहाँ पे तुम्हें वाइट वाइट कलर के धागे धागे से देखने को मिलेंगे और कुछ दिनों बाद वो ब्लैक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है उसके ऊपर ये ब्रेड मोल्ड ग्रो कर जाती है। कैसे, एनवायरनमेंट में ना, हमारे बाहर एनवायरनमेंट में इनके ना स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन फंगी के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही थोड़ी गर्मी होगी उमस वाली, है ना, और कोई चीज़ में ऐसे नमी आ रखी है, इनकी फेवरेट है ये चीज़, फंगी सबसे ज़्यादा वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करती है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करती है, कि गर्मी अच्छी हो और वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, उमस हो, नमी हो, वहाँ पे फंगी बहुत अच्छी ग्रो करती है। तो तुमने ब्रेड रख दी है, सीले हुए ब्रेड रख दिए हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, अच्छा गर्मी पड़ रही है खूब सारी, तो ये जो स्पोर्स हैं बाहर एनवायरनमेंट से, स्पोर्स बाहर एनवायरनमेंट से हमारे ब्रेड के ऊपर बैठना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेड के ऊपर जर्मिनेट कर जाती है वो फंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। हमने क्या कहा, जो स्पोर्स है ना इनके फंगी के, इनको ये बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक फंगी को जन्म देते हैं। ठीक है, दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देते हैं, देखो देखो फंगी में क्या होता है, इस तरह से ना कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हाइफी बोला जाता है बेटा, दीज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफी, और इनके नेटवर्क को, हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम बोला जाता है। ठीक है, जितने भी हाइफी हैं इनके नेटवर्क को माइसीलियम बोल देते हैं बेटा। तो इनके ऊपर एक कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे ये हाइफी है और इनके ऊपर ये नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोला जाता है स्पोरेंजियम। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ठीक है, और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो इस हाइफी को, इस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियोफोर भी बोल देते हैं बेटे, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो इन स्पोरेंजियम से जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होती है तो बाहर ये एनवायरनमेंट में स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और इन स्पोर्स को जब जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, इनकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, ह्यूमिडिटी भाई। ठीक है, मॉइस्चर होना चाहिए, वार्म ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। तो जैसे ही इनको ये फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक नई फंगी को जन्म देते हैं। ठीक है, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या बताया मैंने, स्पोर एक बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं खूब सारे। ठीक है, इनको डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी नहीं है,
बस ये मौके का फायदा उठाते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पोर जर्मिनेट करके, जिस भी ऑर्गेनिज्म के स्पोर हैं, जैसे फंगी के स्पोर हैं, तो ये जर्मिनेट करके एक नई फंगी को जन्म देंगे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगी। ऐसे ही हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया में वैसे तो देखो डिवीजन मैंने बैक्टीरिया का बताया नहीं, बैक्टीरिया भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, बट इट कैन ऑल्सो फॉर्म रेजिस्टेंट स्पोर। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो फॉर्म रेजिस्टेंट स्पोर्स, ठीक है। इन स्पोर्स की सिग्निफिकेंस तो हमें समझ आई गई है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। बाहर के अनफेवरेबल कंडीशंस इनको नुकसान पहुंचा नहीं पाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, दीज स्पोर्स, जिसके भी स्पोर्स है, दीज जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ा हमने, राइजोपस, म्यूकोर। इसके अलावा एक और फंगी है जिसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई हमारी पेनिसिलिन नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। एंटीबायोटिक समझते हो ना, है एंटीबायोटिक क्या होती है, वो दवाइयाँ होती हैं हमारी जो किसी इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो पेनिसिलिन के भी स्पोर होते हैं जिनको कोनिडिया बोल देते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन के स्पोर होते हैं जिनको कोनिडिया बोला जाता है, जैसे कि ये इनके कोनिडियोफोर है, ये इनके क्या हैं, कोनिडियोफोर है। तो इनके ऊपर ना कोनिडिया ऐसे ग्रो करते हैं चेन की तरह, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ऐसे चेन की तरह ग्रो करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं यहाँ से डिटैच होके दे विल गिव राइज टू अ न्यू पेनिसिलिन, अ न्यू फंगी, ठीक। तो बैक्टीरिया में कोई एक फंगी में कोई एक टाइप के स्पोर नहीं होते, काफ़ी टाइप के स्पोर होते हैं, कोनिडिया, ओइडिया, कई तरह के। अभी इतना ध्यान रखो कि स्पोर क्या है हमारे, स्पोर आर दोज रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एंड व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशंस अराइजेस दे विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। दैट इज सिंपली द रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। बस 2 ही बचे, अब तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट जो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू रिगेन लॉस्ट पार्ट। कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, उस इंजरी से वो पार्ट लॉस हो गया, डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज पार्ट को दोबारा जनरेट करना इज कॉल्ड रीजनरेशन। देखिए, इट इज़ नॉट द ट्रू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की भाई रीजनरेशन जो है हमेशा उसका मतलब ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखिए, सिंपल रीजनरेशन हमारे अंदर भी मिलता है। मैंने बताया जैसे हमारे जो लिवर सेल्स होती हैं, लिवर सेल्स, उनके अंदर रीजनरेट करने की क्षमता होती है, ठीक है। जो लिजर्ड की पूंछ है उसके अंदर भी रीजनरेट करने की क्षमता होती है, मतलब हर इंडिविजुअल में रीजनरेट करने की क्षमता होती है। बट जो ट्रू रीजनरेशन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ट्रू रीजनरेशन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ये है कि उस लॉस्ट पार्ट से, क्या बोला मैंने, अगर उस लॉस्ट पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है, लॉस्ट पार्ट्स विल जनरेट द होल ऑर्गेनिज्म, लॉस्ट पार्ट नहीं, जो बचा हुआ पार्ट है, अरे लॉस्ट तो खत्म हो चुका है ना, ठीक है। मतलब जहाँ से उसका वो पार्ट खत्म हुआ है, जो बचा कुचा पार्ट है, उससे अगर एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है, लॉस्ट पार्ट से भी होगा बेटा, जो अलग हुआ है ना उससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू रीजनरेशन बोलेंगे। हमारे अंदर तो क्या है कि बॉडी का अगर एक हिस्सा, मान लो तुम लिवर सेल को अलग कर दो, तो लिवर सेल पूरा एक ह्यूमन बीइंग थोड़ी बना सकती है। लिजर्ड की जो टेल है वो एक पूरी की पूरी लिजर्ड थोड़ी बना सकती है, ठीक है। ट्रू रीजनरेशन तो वो हुआ ना कि उस कटेड पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जन्म ले गया है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है, तो वो हमारा ट्रू रीजनरेशन है। इसीलिए हमने इसको ना यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर रखा है कि भाई उस लॉस्ट पार्ट से, उस या फिर उस बचे हुए पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है, तो हम इसको रिप्रोडक्शन के अंदर रख सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया का, ठीक है, बना लो सुंदर सी प्लेनेरिया। ऐसे बनानी है, ये दो इसकी आई बड होती हैं, आई बड है बेटा, आई डेवलप नहीं होती, आई बड होती है, जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, इसकी जो ये बड होती हैं, ठीक है, आई बड। दिस इज प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के अगर तुम टुकड़े टुकड़े कर दोगे, जैसे इसका हेड वाला पोर्शन तुमने अलग कर दिया है, इसकी टेल तुमने अलग कर दी है, तो क्या होगा, ये जो हेड वाला रीजन है ना बेटा, ये दोबारा से ये टेल वाला पोर्शन बना लेगा। ऐसे ही जिसका टेल वाला पोर्शन है, इट अगेन रीजनरेट्स इट्स हेड पोर्शन। समझे? दिस इज सिंपली रीजनरेशन, ठीक है। तो ये जो इसका लॉस्ट पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है, इससे दोबारा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया है, तो इसको हमने क्या कहा है, रीजनरेशन। तो मैंने किसमें बताया रीजनरेशन, प्लेनेरिया, और एक पीछे एक और इसका एग्जांपल बताया था मैंने, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो देखो रीजनरेशन क्या है कि चलो ठीक है, किसी भी प्लांट तो क्या, किसी भी जो छोटे कैटेगरी के एनिमल है, उनसे हमने एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया है, दैट इज रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। बेटा बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारी हर बॉडी की जितनी भी सेल्स है, हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स ने मिलकर स्पेशल टाइप के टिश्यू बनाए हैं, फिर उन्होंने स्पेशल ऑर्गन बनाए हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया है, तो वो आपस में दखल अंदाजी नहीं कर रहे, सब अपना अपना काम बड़ी एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो अगर एक पार्ट है उससे तुम सोच रहे हो तुम दूसरा सिस्टम भी डेवलप कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये ठहरे बहुत छोटी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनके पास वो ऑर्गन सिस्टम डेवलप ही नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है कि इनकी सेल्स को उठा के हम अपना इनकी जो सेल्स होती है वो हमारी तरह वेल मॉडिफाइड होती है, ठीक है। हमारी सेल्स जो हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, हमारा बॉडी जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हर सिस्टम अपना अपना काम बड़ा एफिशिएंटली कर रहे हैं, दखल अंदाजी नहीं है। बट इनमें क्या है, इतना डिफरेंशिएशन है ही नहीं। हाइड्रा प्लेनेरिया के अंदर छोटी कैटेगरी के एनिमल है ये हमारे, ठीक है। तो इनके अंदर ये चीज़ें पॉसिबल है, इनके अंदर ये चीज़ें पॉसिबल है, बट हमारे अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन तो वही है भाई, तुम उस पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करके दिखाओ ना, तो वो तो किसी किसी के अंदर होता है जिसको हमने रिप्रोडक्शन में काउंट किया है। बट हमारे अंदर ट्रू रीजनरेशन थोड़ी है कि हम लिवर से एक पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बना लेंगे, हमारे अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और ना हो सकती है, ठीक है। लिजर्ड टेल है, इसके अंदर ट्रू रीजनरेशन नहीं है, तो हर किसी को हम रीजनरेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो चलो लास्ट बचा है, और इस लास्ट टॉपिक के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। तो लास्ट है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है बेटा फ्रेगमेंटेशन जो है, वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि एल्गी, छोटे कैटेगरी के जो प्लांट है ना। प्लांट के अलावा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है कुछ फंगी में भी, ठीक। जैसे एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल इसका स्पायरोगायरा, ठीक। तो स्पायरोगायरा का अगर तुम डायग्राम देखोगे, ऐसे स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर दे रखा है ना इसकी बॉडी में इस तरह से, तो कुछ नहीं है, ये स्पाइरली अरेंज्ड इसके न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। स्पाइरली अरेंज्ड इसके न्यूक्लियाई होते हैं और कुछ नहीं है। कभी डीएनए सोचो उसका,
तो क्या होता है, जब इसकी बॉडी को, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जब किसी इंडिविजुअल की बॉडी को हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म देते हैं। तो हम इसको जब पीसीज में तोड़ देंगे, इस स्पायरोगायरा को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देंगे, तो हर एक स्पायरोगायरा अपना एक नई सेल्स को जनरेट कर लेगी। दैट इज सिंपली फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेन एवर वी कट the body part into small pieces, into small fragment, each fragment will give rise to a new individual is called fragmentation। किसमें बताया, स्पैरोगायरा में, फंगी में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब छोटी कैटेगरी के प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा, बड़ी कैटेगरी के प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है कि तुम ये करो कि बरगद के पेड़ को तुम काट के उसके स्टेम, कोर, लीव्स को उन सबको काट के उनसे एक नया ही प्लांट अपने आप डेवलप कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन इज पॉसिबल इन लोअर कैटेगरीज ऑफ प्लांट। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, उसके बाद बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। बाइनरी फिजन किसके अंदर है, बाइनरी फिजन को हमने कैटेगरी वाइज पढ़ा है। एक वो बाइनरी फिजन है जिसमें कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं है डिवीजन का, जैसे कि अमीबा, सिंपल बाइनरी फिजन। फिर हमने पढ़ा कि इसका प्लेन डिसाइड होता है कुछ के अंदर, जैसे कि यूग्लिना एंड लेशमेनिया, उनमें लॉन्गिट्यूनल बाइनरी फिजन होता है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। फिर हमने पढ़ा मल्टीपल फिजन, पढ़ा ना कि जब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो एक सिस्ट की वॉल बन जाती है और उसी के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम से डिवाइड करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है वही सिस्ट ब्रेक हो जाती है और वो अपनी डॉटर सेल्स को बाहर रिलीज कर देती है फेवरेबल कंडीशंस में, है ना, जो कि जर्मिनेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल फिजन के बाद बडिंग पढ़ा। बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में होती है, ईस्ट में होती है। फिर हमने पढ़ा रीजनरेशन, जो कि प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, तो स्पोर्स के थ्रू फंगी में बहुत कॉमन है, बैक्टीरिया भी स्पोर्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा जो कि कॉमन है हमारे छोटे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बॉडी जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है एंड ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आज का आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।